देश की राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आजकल मुश्किलों में चल रही है। आजकल क्या, पिछले 1 सालों से दिल्ली की गवर्नमेंट मुश्किलों में चल रही है। जब जैसे ही इनके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नई लिकर पॉलिसी के चलते, उस लिकर पॉलिसी में हुए स्कैम के चलते अरेस्ट कर लिए जाते हैं ईडी के थ्रू, तभी से दिल्ली गवर्नमेंट की ट्रबल स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इसमें कई बड़े नाम सामने आते रहते हैं। और जब फाइनली ईडी ने 21 मार्च 2022 को दिल्ली के सिटिंग सीएम, जो अभी अपने टेन्योर में चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की, तब ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा बन गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केजरीवाल को ही इस पूरे स्कैम का किंग पिन माना है। तो आज हम ये देखते हैं कि क्या थी आखिरकार दिल्ली की लिकर पॉलिसी और क्या ये एक वाकई में स्कैम था, या फिर वो कौन से इल्ज़ाम हैं जो दिल्ली की गवर्नमेंट पे लगे हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे एक के बाद एक बड़े बड़े नेता इसमें फंसते चले जा रहे हैं। इनमें आतिशी, सौरभ, संजय सिंह, इनके नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट ने कैबिनेट के अप्रूवल के साथ नई लिकर पॉलिसी को रोल आउट किया था। यहाँ पर उनका ये कहना था कि इस नई लिकर पॉलिसी से ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म किया जाएगा, माफियाज को ख़त्म किया जाएगा और कंज्यूमर को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल रीजन है और यहाँ पर जो लिकर को खरीदने का लोगों का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। जैसा सेटअप पंजाब और गुड़गांव में मौजूद है, जहाँ पर कंज्यूमर जो भी लिकर कंज्यूम करते हैं वो जाते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी वॉकिंग फैसिलिटी उनको उपलब्ध होती है। वो एसी कंपाउंड्स होते हैं, एसी चैम्बर्स होते हैं, एसी दुकानें होती हैं, जहाँ पर वो आराम से अच्छी लाइटिंग में अपने लिकर को खरीदते हो। और जिस तरह से एक ग्रॉसरी वो अपने घर के लेकर जाते हैं, उसी तरह से लिकर को भी वो अपने घर लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना था कि इस नई पॉलिसी के चलते लिकर को खरीदने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिसकी वजह से दिल्ली, क्योंकि एक कैपिटल रीजन है, यहाँ पर लोगों को एक अच्छा रिच एक्सपीरियंस मिल पाएगा। पर दिल्ली की इस नई लिकर पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया गया और ये कहा गया कि सरकार अब लिकर बेचने का काम नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर प्राइवेट वेंडर्स को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर लिकर बेचने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर को हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस नई लिकर पॉलिसी के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट का ये भी कहना था, जब दिल्ली की गवर्नमेंट प्राइवेट वेंडर से, जो प्राइवेट शॉप्स ओन करते थे, वो जो लिकर बेचते थे, वहाँ पर उनको 25% वैट तो मिलता था, लेकिन लिकर ओनर होते थे, जो शॉप वेंडर्स होते थे, वो ना नंबर ऑफ सेल सही तरीके से नहीं बनाते थे गवर्नमेंट को। इस वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी होता था। इस वजह से उन्होंने वैट को तो कम कर परसेंट से काफ़ी कम करके 1% तक कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइसेंसिंग फीस है, लिकर बेचने की जो लाइसेंसिंग फीस है, उसको हम बढ़ाकर 6 से 6.5 करोड़ कर देंगे। अब जब 6 से 6.5 करोड़ लाइसेंसिंग फी कर दी गई लिकर बेचने के लिए, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को एक मुश्त पैसे मिल जाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। यहाँ पर ये भी कहा गया कि पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा जाएगा और हर जोन में 27 लिकर शॉप होगी। कि अगर आप पंजाब या हरियाणा में ट्रैवल करोगे तो आपको हर 10-15 मिनट पर एक लिकर शॉप दिख जाएगी। एक बहुत बड़ी मॉल टाइप की लिकर शॉप होगी, वहाँ पर आपको एसी वगैरह, अच्छी लाइटिंग वगैरह दिखाई पड़ेगी। आप वहाँ जाकर अपनी लिकर खरीद सकते हो। कुछ ऐसा ही प्लान था दिल्ली के कंज्यूमर के लिए भी, दिल्ली की गवर्नमेंट का। यहाँ पर दिल्ली में जब 32 जोन में बांट करके 27 शॉप्स हर जोन में खोली जाएंगी, तो टोटल 849 शॉप्स यहाँ पर दिल्ली में मौजूद होंगी, जो पहले से ही है। जोन वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इनमें अल्कोहल के कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है या उसको प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना है उतना ही रहेगा, बस उनको सिस्टमाइज किया जा रहा है। यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए जो एज बार था 25 से, इसको घटा के 21 तक कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लाउस बियर रेस्टोरेंट में जो ड्रॉट बियर है, उसको भी आप क्लब्स के बाहर ले जा सकते हो। ऐसा अलाउ किया गया था इस पॉलिसी में, कि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। इसके अलावा ड्राई डे को भी रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कि वो डे जिन डेज पर लिकर की सेलिंग स्टॉप होती है, उन डेज को भी कम किया जाएगा। जहाँ पर इम्पोर्टेड लिकर बिकती है, उन शॉप्स को नॉर्मल शॉप से 1 घंटा ज़्यादा का समय दिया जाएगा, मतलब वो 1 घंटे ज़्यादा तक ओपन रह सकती है।
ट्रेडर्स को ये कहा गया कि आपको एक 500 स्क्वायर फीट का एरिया रखना होगा। यहाँ पर कंज्यूमर का वॉक इन होगा और वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में लिकर को खरीद सकते हैं। यहाँ पर वेंडर्स को ये भी कहा गया कि आपको एक कुछ लाइसेंसिंग के रूप में जो फीस दे देगी आपको गवर्नमेंट को देना है। इसके अलावा आपको सिर्फ 1% वैट देना है, जो कि पहले 25% के मुकाबले बहुत कम है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना था कि गवर्नमेंट यहाँ पर विन विन की सिचुएशन में है कि एक तो जब गवर्नमेंट के पास लाइसेंसिंग फ़ी के रूप में पैसा आ जाएगा तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वेंडर्स जब पहले चीटिंग करते थे या 100 बोतल बेच करके वो सिर्फ 50 की सेल दिखाते थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट फ़ायदे में ही रहने वाली है। इतने सारे फ़ायदों के साथ जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च करने के साथ ही 8 से 9 महीने के अंदर जुलाई 2022 में इस पॉलिसी को वापस से रोल आउट कर लिया गया मनीष सिसोदिया के थ्रू, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के आबकारी मंत्री हैं। यहाँ पर इस सवाल की ओर उठता है कि अगर ये लिकर पॉलिसी इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतने ज़्यादा अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने वाली है, तो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से इस लिकर पॉलिसी को इतनी जल्दी रोल आउट कर लिया गया और वापस से पुरानी लिकर पॉलिसी ले आई गई। जब इस नई पॉलिसी के चलते लिकर शॉप्स खुलने लगी, गवर्नमेंट ने प्राइवेट वेंडर्स को सेलिंग के लिए अलाउ किया था, तब यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा जिसकी वजह से कंज्यूमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी अलाउ कर दिया गया कि आप MRP से नीचे भी अपनी लिकर को बेच सकते हो या डीप डिस्काउंटिंग यहाँ पर कर सकते हो। और डीप डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से, अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये डिस्काउंट करके कस्टमर को दे सकते हो, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कंपटीशन बने और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन आने लगी कि ऑन वन लिकर बेचने लगी, मतलब एक बॉटल पे दूसरी बॉटल फ्री लिकर बेचने लगी। तो यहाँ पर वो प्लेयर जो छोटे प्लेयर्स थे, जो उतनी ज़्यादा डीप डिस्काउंटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो दावा किया गया था कि 700-800 के करीब लिकर शॉप खोली जाएंगे, यहाँ पर 500-600 से ज़्यादा शॉप्स खुल नहीं पाए, क्योंकि जो प्लेयर्स थे, जो लिकर के वेंडर्स थे, वो सारे उतने ताकतवर नहीं थे। इसकी वजह से वो मार्केट में ठहर सके। हर कोई एक बड़ा प्लेयर नहीं होता है। इसके अलावा दिल्ली ने वो एरिया डिसाइड नहीं किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने एरिया डिसाइड नहीं किए थे कि कहाँ पर लिकर की शॉप को खोला जाएगा, क्योंकि हर जगह लिकर की शॉप को नहीं खोला जा सकता। आप अस्पताल के बगल में कोई लिकर शॉप नहीं खोल सकते, आप स्कूल के बगल में कोई लिकर शॉप नहीं खोल सकते, किसी रिलीजियस प्लेस के बगल में आप लिकर शॉप नहीं खोल सकते। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ कि जब दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं किया तो हर जगह लिकर शॉप खुलने लगे, जिसकी वजह से जो कॉमन पब्लिक है वो पब्लिक भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगी। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने अपने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को, जिनको वो बेनिफिट दिलाना चाहते थे या उनसे जिनसे वो बेनिफिट लेना चाहते थे, उनके लिए ही ये लिकर पॉलिसी बनाई गई थी और उन्हीं को फ़ायदा दिलाने के लिए ये लिकर पॉलिसी काम कर रही थी। दिल्ली की गवर्नमेंट ने साउथ की कुछ लॉबीज़ के साथ मिल कर के एक पूरा प्लान बनाया ताकि साउथ के लिकर की लॉबी भी दिल्ली की लॉबी के साथ मिल कर के काम करे और दोनों ही बेनिफिट में रहें और उनका अपना पर्सनल बेनिफिट भी होता रहे। सिचुएशन पर जो सबसे पहली रिपोर्ट दिल्ली के LG VK सक्सेना को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने भेजी, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि दिल्ली की गवर्नमेंट अपने प्राइवेट प्लेयर्स के फेवर में ये पॉलिसी लेकर आए हैं और उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के, कुछ ग्रुप ऑफ प्राइवेट लेकर वेंडर्स की लाइसेंसिंग फ़ी को भी वेव ऑफ कर दिया है। करीब करीब 144.3 करोड़ की लाइसेंसिंग फ़ी को वेव ऑफ कर दिया गया और इसके पीछे मनीष सिसोदिया ने रीज़न ये दिया है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स का ये कहना है कि कोविड की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसकी वजह से हमारी ये लाइसेंसिंग फ़ी को वेव ऑफ कर दिया जाए। मनीष सिसोदिया ने इम्पोर्ट पास फ़ी को भी वेव ऑफ कर दिया है, जो 50 रुपये पर बॉटल अगर लिकर को इम्पोर्ट किया जाता है तो वो देनी होती है, वो फ़ी देनी होती है, उसको भी वेव ऑफ कर दिया। मनीष कुमार जी का कहना है कि यहाँ पर वेव ऑफ करने की बात नहीं है, अगर किसी की लाइसेंस फ़ी या इम्पोर्ट फ़ी दिल्ली की गवर्नमेंट ने वेव ऑफ की है तो LG की परमिशन क्यों नहीं ली गई, क्योंकि LG की परमिशन लेना दिल्ली के CM को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना LG की परमिशन के ये
वेव ऑफ किया ही नहीं जा सकता। का रीज़न है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की फ़ी भी माफ़ कर दी गई, उनकी इम्पोर्ट फ़ी भी माफ़ कर दी गई। नरेश कुमार जी का अपनी रिपोर्ट में ये कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनड्यू बेनिफिट ज़रूर से आपकी गवर्नमेंट को दिया गया या की वजह से ये फीस वेव ऑफ की गई। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट जोन का जो लिकर लाइसेंस का एप्लीकेंट था उसकी भी फीस 30 करोड़ रुपए उसे वापस कर दी गई। और यहाँ पर ये कहा गया क्योंकि वो दिल्ली अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेके आया था, इस वजह से उसकी जो लाइसेंस की फ़ी है वो उसे वापस कर दी गई और वो फ़ी और लाइसेंस उसे नहीं दिया गया। अब यहाँ पर इस पॉलिसी में पहले लिखा हुआ है कि एक बार अगर आपने लाइसेंस के लिए फ़ी जमा कर दी तो वो फ़ी आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर नरेश कुमार जी का ये कहना है कि किसकी परमिशन से ये सारी फीस वेव ऑफ की गई और ये फीस वापस की गई, जो कि जिसका अमाउंट 30 करोड़ रुपए है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जबकि लिकर पॉलिसी इतना अच्छी थी और इतना अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस देने वाली थी और इतनी क्लैरिटी थी इस पॉलिसी में, तो क्यों करके कि इस पॉलिसी को चलने नहीं दिया गया और किस तरह क्यों ओल्ड पॉलिसी को ही इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया और किस वजह से ये इलीगल ट्रांजैक्शंस किए गए, किस वजह से, क्या वो वजह थी। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और वो सीधे प्रेसिडेंट से गवर्न होती है और वहाँ पर एलजी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं और वो ही प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो जो भी पॉलिसी यहाँ पर बनती है दिल्ली में उसके लिए एलजी की परमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ एलजी की परमिशन क्यों नहीं ली गई, एलजी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तब यहाँ पर ये कहा गया अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे मामले के किंग पेन है और उन्हीं के सारी ट्रांजैक्शन होती, उन्हीं के थ्रू ये पॉलिसी बनाई गई। उन्होंने ही अपने कुछ प्लेयर्स को उनसे बेनिफिट लेने के लिए ये पॉलिसी को बनाया है। मामले के चलते एक हफ्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ ये भी बात सामने आई है कि पेस टाइम पर केजरीवाल की विजय नायर के थ्रू लिकर के बहुत बहुत बड़े वेंडर से बात भी हुई है और उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में, इस पॉलिसी से बेनिफिट के बारे में उनको समझाया है और उनको ये कहा है कि वो विजय नायर की बातों पर विश्वास करें, पॉलिसी से खुद भी बेनिफिट लें और हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट दिलवाएं। यहाँ पर विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक बिचौलिए का काम किया है और उन्हीं प्राइवेट रिटेल प्लेयर्स को बेनिफिट दिलाने के लिए ये पॉलिसी रोल आउट की गई है और उन प्राइवेट प्लेयर्स ने दिल्ली की गवर्नमेंट को बेनिफिट दिलवाए जिस दिल्ली गवर्नमेंट ने वो फंड को यूज़ किया है अपने डिफरेंट असेंबली इलेक्शंस में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या दिल्ली की गवर्नमेंट पर अभी भी कोई खतरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल खतरा दिल्ली की गवर्नमेंट पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की, तो केजरीवाल हमेशा से ही मोरल्स और हाई वैल्यू की बात करते आए हैं। उनका ये कहना है कि वो सरकार जो मोरल्स पे नहीं चल सकती और हाई वैल्यूज़ नहीं कैरी करती है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उनका ये कहना है कि वो हमेशा सच की राह पर चलते हैं और वो किसी चीज़ से भी इसीलिए डरते नहीं हैं। हमेशा ही अन्ना हज़ारे से हमने लिंकअप होने का हवाला देते रहे। अन्ना हज़ारे वही हैं जो हमेशा से ही करप्शन के लिए फाइट करते आए हैं। तो यहाँ पर जब किसी स्कैम में आपका नाम आ जाता है तो क्या आपको मोरल ग्राउंड पर यहाँ रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए? और अगर ईडी बार बार आपको सम्मन कर रही थी, कम से कम 7 से 8 बार ईडी ने इनको सम्मन भेजा, तो क्यों नहीं वो एक प्रोसीजरल फॉर्मेट को समझते हुए क्यों नहीं ईडी के सामने वो पेश हुई और क्यों नहीं अपनी सफाई वहाँ पर पेश की, ताकि ईडी भी सेटिस्फाई हो जाती और केजरीवाल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईडी जब बार बार सम्मन कर रही थी तो केजरीवाल हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपील की थी। का ये कहा जाता कि ईडी के इस रिपीटेड सम्मन्स को बंद किया जाए और हाई कोर्ट से ये इम्यूनिटी मांगी थी। ईडी का ये अरेस्ट करने का एक नया पैंतरा है और अगर हाई कोर्ट मुझे इस अरेस्ट से छुटकारा दिलाए या गारंटी दे कि मुझे सेव करके रखेगी तो ज़रूर मैं ईडी के सामने पेश हूँगा। हाई कोर्ट ने ऐसी किसी भी प्रोबेबिलिटी से इनकार कर दिया था, किसी भी तरह की अरेस्ट से इम्यूनिटी से इनकार कर दिया था। तो क्या केजरीवाल सचमुच में अपनी मोरल वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, जिन मोरल वैल्यूज़ को होने की वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स में बात करते हैं या दूसरी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को ब्लेम करते हैं कि उनके पास कोई मोरल वैल्यू नहीं है, वो
सच की राजनीति नहीं करते, वो झूठ की राजनीति करते हैं। यहाँ पर अन्ना हज़ारे का भी ये कहना है, केजरीवाल जब मेरे साथ काम करते थे, तब हम हमेशा से ही शराब के खिलाफ बोला करते थे। आज वो ही केजरीवाल शराब की ही नीति बना रहा है। ये कितनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है और कितनी ज़्यादा मेरे लिए अफ़सोस की बात है, और केजरीवाल कभी मेरी बात को नहीं सुनते, ना मेरी बात को मानते हैं। अन्ना हज़ारे वही पॉलिटिकल फिगर हैं जिस साथ-साथ चलते-चलते केजरीवाल आज यहाँ तक पहुँच गए।